सीमांचल शाहाबाद, किसकी चमकाएगा किस्मत। जी हाँ, आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है और लोग भी खूब उत्साह उमंग के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं। आज शाम तक रुझान आएगा, मगर उसके पहले हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि आज जो ये वोटिंग हो रही है ये क्या कुछ दिखा रही है, किसके तरफ चुनावी परिणाम जाने वाला है और क्या लग रहा है बिहार का ताज किसके सर पर सजने वाला है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना। तो सर, आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग जा रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग हुई, 65% लोगों ने वोट किया था। क्या सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या ये वोट प्रतिशत आज बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग हुई उसके बाद नेताओं का कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ गया, किसी का मनोबल टूट गया, तो क्या लोग इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आकर आज वोट करेंगे? क्या लग रहा है? सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए, जो आपने ठीक कहा कि पहले चरण में 65% हुआ है मतदान, और दूसरे चरण का जो मतदान अभी देखिए, अभी तो 1-1.5 घंटा ही हुआ है मतदान शुरू हुए, लेकिन जो लंबी लंबी कतार आप दिखा रहे हैं वो यही बतला रहा है कि उसके आसपास ही ये भी वोटिंग परसेंटेज होगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि सीमांचल इलाके में जो खबरें हैं अभी आई है, शुरुआती खबरें हैं कि बड़ी संख्या में जो है महिलाएं वहां पर, मुस्लिम महिलाएं वोट करने उतरी। तो नो डाउट जो मामला है वो 65-70 के बीच आके टिकेगा। बम्पर वोटिंग होगी बिहार में, बाकी तो सब समीकरण है जी। 122 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। ऐसे में मगध, सीमांचल और शाहाबाद पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये तीन जो क्षेत्र हैं, ये जो नेता हैं उनकी किस्मत तय करेंगे आज, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग में आधा से ज्यादा जो रुझान है वो तीर और लालटेन की तरफ आया। ये रुझान किस ओर जाएगा? क्या लग रहा है इन 122 सीटों पर कौन आगे आएगा, कौन पीछे? देखिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा वंदना जी की जो 122 सीटें जहां हम वोटिंग हो रही है, अभी चल रही है वोटिंग, उसमें एक खिलाड़ी ओबीसी भी आए। पहले चरण में ओबीसी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन दूसरे चरण में एक नया प्लेयर भी आ गया मैदान में। तो नजर उनके वोट बैंक पर भी आपको रखनी चाहिए। अभी धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो वो सब आपको सामने दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। जब 2020 की आप बात करेंगे तो 2020 में जो है 42 सीटें, जिस 122 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है उसमें 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इसमें अभी 53 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। इसका मतलब कि बहुत हाई स्ट्राइक रेट होगा, तब ये मेंटेन होगा। यानी 53 में 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है, तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए। लेकिन पहले चरण में जो हुआ है उसको देख के एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितना टफ टास्क है 122 सीट का ये चुनाव, खासकर। इसके साथ साथ 2020 की अगर हम बात कर ले तो ओवैसी ने काफी नुकसान पहुंचाया था, राजद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी सीमांचल में। ऐसे में इस बार क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान क्या फिर से राजद को होगा या फिर कोई और की पार्टी? देखिए, 20 की परिस्थितियां और 25 की परिस्थितियां बदली हुई लग रही है। चुनाव प्रचार में जब हम लोग गए थे सीमांचल के इलाके में, एक चीज जो लोग ये कह रहे थे कि जितना भरोसा 2020 में लोगों ने ओबीसी साहब पर किया था वो भरोसा 25 में नहीं है। उसकी ढेर सारी वजह है, लंबा समय लगेगा। अभी तो हम लोग आज मतदान का दिन है, मतदान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा टूटा है। ओबीसी साहब ने बहुत मेहनत की, नो डाउट, लेकिन जहां पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आ गई है, भाजपा को रोकने की बात आ गई है, तो मुस्लिम वोट पूरी तरह से, अभी जो शुरुआत में जो खबरें अभी पटना पहुंच रही है वो यही बतला रही है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस भी एक बड़ा खिलाड़ी है सीमांचल के इलाके में, तो कांग्रेस और तेजस्वी के पक्ष में एक गोलबंदी मुस्लिम वोटरों के बीच हुई है। जी, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के लिए काफी ज्यादा चुनौती है इस दूसरे फेज की वोटिंग में जो आज चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान का क्या लग रहा है? क्योंकि पहले फेज में कहा जा रहा है कि चिराग 1 से 2 सीट भी जीत लें तो बहुत है। इस बार क्या होगा? क्योंकि अभी भाजपा भी फंसी हुई है, चिराग भी फंस जाएंगे तो फिर तो एनडीए का खेल ही बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली आपने सही सवाल किया कि आखिर जो एनडीए का खेल बिगड़ रहा है, कहाँ से बिगड़ रहा है?
कमजोर कड़ी क्या है। बीजेपी की तो अपनी समस्या है जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन 15 सीटें आज जो मतदान हो रहा है, चिराग पासवान के 15 उम्मीदवार अखाड़े पर हैं और वो 15 उम्मीदवार अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो समझिए कि एनडीए की जो लुटिया डुबोनी तय है, क्योंकि आप 29 सीट लेके आए हैं, एक पर तो नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, पहले चरण में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, सेकेंड में अगर 15 में भी आपका स्ट्राइक रेट जिसका आप दावा करते हैं 100% स्ट्राइक रेट का, अगर 50% भी अगर मेंटेन नहीं हुआ तो समझिए कि एनडीए को सरकार बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी, नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। पहले फेज की जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग के दरमियान नीतीश कुमार की खूब जय जयकार हुई, मतलब उसके बाद तो पूरा बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वही बदल गया। भाजपा को भी रिग्रेट करना पड़ा कि क्यों नहीं नीतीश कुमार के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, क्यों नहीं नीतीश कुमार को आगे किया। क्या लग रहा है ये आज जो वोटिंग चल रही है इसमें शाम होने तक फिर से नीतीश कुमार का वही जलवा दिखेगा या फिर इधर डाउन हो जाएंगे? देखिए, जो हमारे पास आंकड़े हैं 44 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है जी। 20 के चुनाव में वो जीती थी, वहां से 20 सीटें जी। ये जो सीटें हैं तो लगभग 50% का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जो पहले चरण में हुआ है तो उसको देख के हुए लगता है कि उतना स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार मेंटेन करेंगे, तो नीतीश कुमार को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरे चरण में खबरें अभी और आएगी अभी और हम पुख्ता तरीके से बोल पाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है वोटिंग की, तो वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके नीतीश कुमार अपनी वो सीटें रिटेन कर सकते हैं। तो मुसीबत चिराग पासवान और बीजेपी की है, उनको अपना स्ट्राइक रेट बहुत हाई करना पड़ेगा, तब पहले चरण का डैमेज कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल है। मतलब कहा जा सकता है कि भाजपा और चिराग पासवान दोनों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर दूसरे फेज में वोटिंग में लगी हुई है। इन लोगों को बेहतर प्रदर्शन करना ही हुआ, कहते हैं ना कि डू और डाई वाला मैच होता है ना क्रिकेट में, डू और कि आप नहीं परफॉर्म किए तो टूर्नामेंट से बाहर, अगर इस फेज में अगर वो नहीं हुआ, परफॉर्म नहीं किए तो समझिए सीन से बाहर। अच्छा ठीक है, तो ये तो डर बना हुआ है, ये सब मतलब समझ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का क्या है? क्योंकि तेजस्वी ने कल ही ऐलान किया है कि 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, कि क्या तेजस्वी पहले से कॉन्फिडेंट है या फिर कोई ऐसी खबर इधर से चली गई है कि नहीं आप तो इधर जीत ही रहे, टेंशन मत लीजिए, इधर डेट दे दीजिए, जगह दे दीजिए? देखिए, 2-3 बातें होती है, जब युद्ध होता है, चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें फ्लोट की जाती है। आप जिस तारीख की बात कर रहे हैं वो तारीख की घोषणा क्यों कर रहे थे तेजस्वी यादव? उनका जो वोटर है उसको एक मैसेज दे रहे हैं, कंफ्यूज ना, हाँ, कि हम तो पहले चरण में अच्छा कर लिए हैं बाबू, सेकेंड चरण में भी हम अच्छा कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, हमारा तो डेट अनाउंस है, इसलिए तुम कंफ्यूजन में मत रहो, इधर उधर मत देखो, एकदम आंख दबाओ और बटन दबा दो महागठबंधन के जो उम्मीदवार है। तो वो अपने वोटर को मैसेज कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये अर्ली अनाउंसमेंट है, लेकिन ये मजबूरी है और इस मजबूरी का मैसेज पूरे बिहार में है और तेजस्वी यादव इसका फायदा मिलेगा, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, कमजोरी महागठबंधन में भी है, अभी जो 122 सीटें पर हो रही है, 122 सीटों में 6 सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो उसमें तो नुकसान होगा उनका, वो तो जितना मुश्किल हो रहा है, तो 6 सीट तो आप ऐसे ही दबा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इधर कमजोरी नहीं है, उधर ज्यादा है, इधर कम है, तो अलग अलग तरीके से अपने वोटर को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी तो मतदान शुरू हुआ है जी। अभी 2-4 घंटे बाद जब हम लोग शुरुआती रुझान पर खबर बनाएंगे तब लोगों को हम बताएंगे, अपने दर्शकों की, कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर है कि वोटिंग अच्छी हो रही है वंदना जी, ये चुनाव आयोग के लिए, लोकतंत्र के लिए और बिहार के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पहले फेज में भी वो नजारा दिखा था और आज सुबह से जब वोटिंग की शुरुआत हुई है तो लोग बढ़ चढ़कर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और महिलाएं काफी ज्यादा इस बार एक्टिव है, मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ रही हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि शाम आते आते और दिन ढलते ढलते रुझान किस ओर जाता है। वो अपडेट्स भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।